हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम यूपीएससी टॉपर रैंक 6 जिनका नाम है जुनिया अरोरा, इनकी कॉपी को हम देख रहे हैं। इन्होंने यूपीएससी 2025 में छठे नंबर पर रैंक हासिल की है और इन्होंने विजन एस के यहाँ पे इस कॉपी को लिखा था। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो मैं आपको नीचे अपने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी नीचे देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन होते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्टेटस के माध्यम से बताता रहता हूँ, तो वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। ये जो क्वेश्चन है ये जीएस सेकंड का है। इस बात को समझिए कि अपन कंप्लीटली कॉपी को समझेंगे, लेकिन उसके आंसर लिखने के आर्ट को समझेंगे, न कि हम आंसर को समझेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप में से कंप्लीट सिलेबस को पढ़े हुए नहीं हैं। अगर आपने सिलेबस को नहीं पढ़ा है तो आपको आंसर इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक दर्जे पर उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या को कैसे प्रभावित करता है? हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट डिसीजन ऑन द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी स्टेटस इफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 13 of the Indian Constitution? Answer in 150 word. Okay, so now first of all we have to know about what is the context of the questions. क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले हमें ये समझना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें पता होनी चाहिए, फर्स्ट बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट क्या है वो पता होना चाहिए। वो आपको तभी पता होगा जब आप करंट अफेयर्स में सुर्खियों में रहते हैं, है ना। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं तो आपके पॉलिटी के मैक्सिमम सवाल उड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको उसको उड़ाना नहीं है तो क्या करना है, आपको थोड़ा-सा पढ़ते रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनॉरिटी स्टेटस को ये कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है, तो आपको माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए कि माइनॉरिटी कौन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर इसने आर्टिकल 13 के बारे में पूछा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 13 क्या है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपके पास में कितने सारे नॉलेज, कितनी सारी फैक्ट ये आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने इंडियन सेक्युलरिज्म को समझाया है कि इंडियन सेक्युलरिज्म है क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पूरा खेल था वो क्या था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेकुलर जो माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, सारा खेल इसी का ही था। तो सबसे पहले इन्होंने सेकुलरिज्म को समझाया, जहाँ पे बताया कि यहाँ पे सभी माइनॉरिटी को रेस्पेक्ट किया जाता है। और ये कहाँ पे है, ये आर्टिकल 13 के तहत भी है, आर्टिकल 25 के तहत भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे हमें समझ में आता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। इसके बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को समझाया कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है। फिर इन्होंने आर्टिकल 30 को इंटरप्रेट किया कि आर्टिकल 30 क्या कहता है। इन सबको समझाने के बाद में लास्ट में एक अच्छे से कंक्लूजन के साथ में इन्होंने आंसर को खत्म भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी आंसर को लिखने के लिए आपके पास में उसकी फ्रेमिंग करने से पहले क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आपके पास में अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर आपको वो है अच्छी लग रही है, वो समझ में आ रही है, तो सब कुछ क्लियर है। अब आप ये देखिए कि जब इन्होंने आर्टिकल 13 को समझाया है तो सबसे पहले उन्होंने माइनॉरिटी के बारे में लिखा है कि माइनॉरिटी का जो कैसे टेस्ट किया जाएगा उसके बारे में जानकारी लिखी है। ईच ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द इफेक्शन रियल रियलाइजेशन, ये वाला पॉइंट मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। डिले इन द एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑफ द सर्च सेंट स्टीफन कॉलेज केस, ये सब कुछ इन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द intent of the establishment and the statutory enactment, parliamentary status in the AMU केस। हाँ, अब आप ये देखिए ओवरऑल करना क्या चाह रही है कि जो जो आर्टिकल 13 है वो किस तरीके से इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो उन्होंने समझाया। तो जहाँ पे उन्होंने आर्टिकल 13 का जो जिस तरीके से माइनॉरिटी को बताया जा रहा है उसका क्या टेस्ट है वो उन्होंने सबसे पहले मेंशन किया। उसके बाद में जो सेंट स्टीफन कॉलेज है उसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है। पार्लियामेंट का क्या डिसीजन था एएमयू केस के बारे में वो उन्होंने बताया है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट लिखने की कोशिश की है, और जितने ज़्यादा आप फैक्ट लिखेंगे उतना अच्छा आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो क्या है, उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। इस निर्णय के भारत के सहकारी संघवाद विधायी जवाबदेही के लिए एक नियतार्थ है। द सुप्रीम कोर्ट इन द रिसेंट वर्डिक्ट प्रिस्क्राइब द टाइम पीरियड for the governor assent to the state legislative bill. What are the implications of the judgment of the cooperative federalism and the legislative accountability in India? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आर्टिकल 200 के रिगार्डिंग है, जो कि रिसेंट में तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस तमिलनाडु सीएम जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, जहाँ पे वो क्या रहा था कि हमारे पास में आर्टिकल 200 के तहत किसी भी बिल को कैसे पास किया जाएगा उसकी जानकारी हमें पता है कि अगर कोई विधानसभा है, कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो
किसी बिल को पास करना चाहते थे वो कैसे होगा? वहाँ पे वोटिंग होगी, अगर वोटिंग होने के बाद में वो बिल विधानसभा में पास हो जाता है, तो वो गवर्नर के पास में जाएगा और गवर्नर चाहे तो क्या कर सकता है? या तो उसको अप्रूव कर सकता है या फिर उसको वापस से कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है कि मुझे भी ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक बार कंसिडर करो। 2 बात। तीसरी बात वो क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट के लिए रोक सकता है प्रेसिडेंट के पास में। इन सब में एक चीज़ सबसे प्रॉब्लमैटिक क्या है पता है? क्योंकि वो टाइम लिमिट नहीं है। हमें ये नहीं पता ना कि गवर्नर कितने टाइम में वापस उस बिल को देगा। तो गवर्नर क्या कर रहा था? तमिलनाडु गवर्नमेंट कोई बिल पास कर रही थी, गवर्नर अपने पास में ही रख रहा था। तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया, सुप्रीम कोर्ट के पास में गया और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जजमेंट दिया और वो किस तरीके से सहकारी संघवाद को प्रभावित करेगा, वो आपको एक्सप्लेन करना था। तो सबसे पहले इन्होंने आर्टिकल 200 को एक्सप्लेन किया।